सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। तो ये आज का हमारा जो लेक्चर है, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है हमारे लेक्चर सीरीज़ की। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कोल्ड वार एक्चुअली में होता क्या है। तो कोल्ड वार की अगर हम मीनिंग की बात करें तो कोल्ड वार का मीनिंग होता है प्रॉक्सी वार। दो जो दो मेजर ब्लॉक थे हमारे पास, जो दो मेजर ब्लॉक थे, एक यूएसए यानी एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। इन दो मेजर ब्लॉक में जो टेंशन चल रही थी, जो एक प्रॉक्सी वार चल रही थी, उसी को हम कोल्ड वार के नाम से जानते हैं। जिस तरह सेकंड वर्ल्ड वार, जब सेकंड वर्ल्ड वार का खात्मा हुआ, उसके बाद दुनिया के नक्शे पर दो मेजर ब्लॉक उभर कर सामने आए, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन। तो इनके दरमियान जो प्रॉक्सी वार चली, इसी को हम कोल्ड वार के नाम से जानते हैं। कोल्ड वार एक्चुअली में एक लार्ज स्केल वार नहीं थी, लेकिन ये एक प्रॉक्सी वार थी, एक टेंशन थी दो ब्लॉक के बीच में, दो पावर ब्लॉक के बीच में। तो अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया का क्या स्टैंड था कोल्ड वार को लेकर। इंडिया उस वक्त कोल्ड वार के बारे में इंडिया का जो स्टैंड था वो ये था कि इंडिया चाहता था कि कोल्ड वार जो है वो वर्ल्ड पीस के लिए खतरा है। इंडिया अपने आप को कोल्ड वार से दूर रखना चाहता था। इंडिया हमेशा जो दूसरे नेशन थे, जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन थे, उनको भी कोल्ड वार से दूर रहने की सलाह देता था। क्योंकि उस वक्त ये जो दो मेजर ब्लॉक थे यानी सोवियत यूनियन और जो यूएसए था, ये हम चाहता था कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट हैं ये हमारे साथ जुड़ जाएं। लेकिन इंडिया का स्टैंड कुछ अलग ही था। इंडिया का समझना था कि सिर्फ कोल्ड वार से अपने आप को दूर रखना ही वर्ल्ड पीस के लिए, वर्ल्ड पीस को प्रमोट करने के लिए ये काफ़ी नहीं है, बल्कि एक अल्टरनेटिव पाथ का भी चुनना ज़रूरी है। तो इसी को लेकर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने 29 अप्रैल 1954 में एक अपना आइडिया, एक ऑब्जेक्टिव दुनिया के सामने पेश किया कि जो दुनिया है, जो दुनिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, उनको अगर पीसफुली को एग्जिस्ट करना है तो उनको कौन से 5 ऑब्जेक्टिव चुनने हैं। तो इन्हीं 5 ऑब्जेक्टिव को हम पंचशील के नाम से जानते हैं। पंचशील के नाम से हम जानते हैं। ये जो मेजर 5 जो ऑब्जेक्टिव थे, जिनमें पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो था म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। यानी हर दूसरी नेशन की जो टेरिटरी है और उसकी जो सॉवरेनिटी है, उनको रिस्पेक्ट देना है। दूसरा जो इसका जो ऑब्जेक्टिव था पंचशील का, वो था म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। यानी किसी भी दूसरी कंट्री के खिलाफ एग्रेशन नहीं करनी है। तीसरा था म्यूचुअल नॉन एग्रेशन इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर। यानी जो दूसरी नेशन हैं, जो दूसरे जितने भी नेशन हैं, इंडिपेंडेंट नेशन हैं, उनके जो इंटरनल अफेयर हैं, उनमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करनी है, उनमें किसी तरह की दखलंदाजी नहीं करनी है। उनको अपने इंटरनल अफेयर खुद ही डील करने देना है। चौथा जो मेजर जो ऑब्जेक्टिव था इस पीसफुल को एग्जिस्टेंस का, वो था इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। यानी हर एक नेशन में इक्वलिटी होनी चाहिए, हर एक दूसरे को लेकर इक्वलिटी होनी चाहिए और म्यूचुअल बेनिफिट। अगर कोई भी चीज़ होगी तो उसको म्यूचुअली दोनों आपस में उससे फ़ायदा उठाएं। और फिर था पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यानी अमन से वो एक दूसरे के साथ अमन से रहें। तो ये जो पंचशील के 5 ऑब्जेक्टिव थे, ये उस वक्त 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए दुनिया के सामने। इन्हीं को पंचशील के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास अगर हम इंडिया की नटशेल में बात करें तो इंडिया का जो स्टैंड था कोल्ड वार को लेकर, वो सिर्फ यही था कि को एग्जिस्टेंस, पीसफुली को एग्जिस्टेंस करनी है, हमें कोल्ड वार से दूर रहना है और हमें दुनिया में अमन को, पीस को प्रमोट करना है। तो ये हमारी जो वीडियो थी कोल्ड वार पर थी। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे।